So, my friend, welcome to my YouTube channel. This side, your CFA buddy, CA Tushar Grover, is right here again with a new video. So, अभी हमने खत्म किया कैपिटल स्ट्रक्चर अभी पिछले प्रीवियस वीडियो के अंदर एंड देन अब ये हमारी लास्ट रीडिंग है कैपिटल एलोकेशन एंड अभी इसके बाद हमारा कॉर्पोरेट इश्यूज विल बी ओवर। अ, इसके नोट्स भी जो नोट्स मैंने बनाया है आई विल अपलोड ऑन द गूगल ड्राइव। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड इससे पहले की जितनी भी रिविजन्स वीडियो है उसकी एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यू कैन रेफर दैट एज वेल। सो ये हमारी लास्ट रीडिंग होगी फॉर द कॉर्पोरेट इश्यूज। आई गेस आपको कॉर्पोरेट इश्यूज पे बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसके बाद से। एंड स्टिल अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है तो यू कैन पिंग मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन कॉल मी। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू कैन कॉल मी एट एनी टाइम। सो उसका हम आपके जो भी इश्यूज होंगे उसको रिजॉल्व कर लेंगे वाया गूगल मीट और कैसे भी करके, बट योर इशू विल बी सॉल्व। ठीक है, वन ऑन वन करेंगे। इट विल कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई एम नॉट टेकिंग कि मैं ये छोटा डाउट नहीं लूंगा। अगर आपको छोटा सा भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी। मैं आपके लिए ही अवेलेबल हूँ, राइट? सो लास्ट रीडिंग है, लेट्स ओवर दैट। उसके बाद साइड बाय साइड आपको सीएफए लेवल वन की क्वेश्चंस की वीडियो जाएंगी एंड देन इसके बाद आपको हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। तो उसकी रिविजन्स भी आपको साथ साथ आएगी एंड यू कैन रेफर दैट एज वेल। ठीक है, let's start. Capital allocation. Introduction to capital allocation. So capital allocation is a process of identifying and evaluating capital projects. Investment where cash flow to the firms are expected to be received over a period of longer than 1 year. थोड़ा सा सो कैपिटल एलोकेशन क्या होगा? कैपिटल एलोकेशन होगा कि आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और इवैल्यूएट करेगा कैपिटल के प्रोजेक्ट्स को। जो भी आप एक प्रोजेक्ट्स होते हैं कंपनी को इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती है। तो जो भी कैपिटल प्रोजेक्ट्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। ये वो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो आपको कैश फ्लो देती है ओवर द 1 ईयर। तो कैपिटल उस तरीके से आपको एलोकेट करना है जो आपको वैल्यू मैक्सिमाइज़ करके दे, राइट? आपको ढंग से आइडेंटिफाई करना है, आपको इवैल्यूएट करना है कि कौन-सा कैपिटल प्रोजेक्ट सही रहेगा एंड देन उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। सो दैट इज़ जो इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड द कैपिटल एलोकेशंस। और वो कैपिटल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपको इन्वेस्ट जो रिटर्न्स देते हैं वो लॉन्गर देन 1 ईयर में देते हैं। कैश फ्लोज़ लॉन्गर देन 1 ईयर देते हैं। सो दैट्स द कॉल्ड कैपिटल प्रोजेक्ट्स। Significance here often regarded as a financial manager most important responsibility because decision involves costly long-term asset that shape the future firm। ये जो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कैपिटल एलोकेशन की सिग्निफिकेंस क्या है? ऑब्वियसली इसको फाइनेंशियल फाइनेंशियल मैनेजर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी बिकॉज़ ये एक तो कॉस्टली होता है। एक गलत इन्वेस्टमेंट इट विल कॉस्ट यू हेवीली। उसके बाद इसमें एक लॉन्ग टर्म एसेट्स इन्वॉल्व होता है। ये एक लॉन्ग टर्म एसेट बनता है कंपनी का, जिससे कंपनी की जो फ्यूचर होता है वो चेंज हो सकता है। अगर अच्छी कैपिटल एलोकेशन हुई एक अच्छे कैपिटल प्रोजेक्ट के अंदर, दैट विल अफेक्ट द कंपनीज टू द ग्रेट एक्सटेंट। अच्छे डाउनवर्ड में भी कर सकता है, अपवर्ड भी कर सकता है। अगर आपने बहुत अच्छा किया तो कैपिटल एलोकेट किया टू द गुड कैपिटल प्रोजेक्ट्स को, तो वो बहुत आपको प्रॉफिट जनरेट करके देगा इक्विटी शेयरहोल्डर्स को एंड इट विल क्रिएट द वैल्यू फॉर फर्म की फ्यूचर की। बट अगर आपने गलत एलोकेशन किया, गलत प्रोजेक्ट्स को आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, सो आपको बहुत कॉस्टली पड़ सकता है कंपनी को। सो इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। तो गोल क्या है? मैक्सिमाइज़ द शेयरहोल्डर वैल्यू बाय सिलेक्टिंग द प्रोजेक्ट दैट इंक्रीज़ द वेल्थ। तो हमें मैक्सिमम गोल ही क्या है? मेन गोल ही हमारा यही है कि हम उस प्रोजेक्ट को चूज़ करें, उस प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई करें, उस प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करें, जो हमारे शेयरहोल्डर्स की मैक्सिमाइज़ करे वैल्यू को। कैसे-कैसे करेगा? बाय इंक्रीजिंग देयर वेल्थ। उसके बाद टाइप्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है? प्रोजेक्ट्स आर ग्रुप इनटू 4 कैटेगरीज़ रेंजिंग फ्रॉम रूटीन मेंटेनेंस टू हाइली अनसर्टेन वेंचर्स। तो एक कैटेगरी है, स्टार्टिंग में रूटीन हो गया आपका एंड लास्ट में हाई अनसर्टेनिटी वेंचर्स। गोइंग कंसर्न प्रोजेक्ट्स क्या हो गया? मेंटेनिंग ऑपरेशंस और कट कॉस्ट। एग्जाम्पल इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट। गोइंग कंसर्न प्रोजेक्ट क्या हो गया कि डे टू डे ऑपरेशंस के लिए क्या क्या आपको किसी को इक्विपमेंट बाय करना है, किसी को इक्विपमेंट रिप्लेस करना है। सो ये मेंटेनेंस ऑपरेशन हो गया, मेंटेनिंग ऑपरेशन। ये हो गया लो फॉर रूटीन मेंटेनेंस, मॉडरेट फॉर एफिशिएंसी अपग्रेड्स। अगर आपका रूटीन मेंटेनेंस है तो ये लो होगा, अगर आपकी थोड़ी-सी एफिशिएंसी में अपग्रेड कर रहे हो तो ये मॉडरेट होगा। तो ये गोइंग कंसर्न प्रोजेक्ट्स हो गए। रेगुलेटरी कंप्लायंस प्रोजेक्ट मीट सेफ्टी, एनवायरनमेंट एंड इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट।
मिनिमम रेवेन्यू इम्पैक्ट, फोकस ऑन कॉस्ट इफेक्टिवनेस। बेसिकली क्या हो गया कि आपके ऐसे कंप्लायंस, आपको रेगुलेटरी कंप्लायंस प्रोजेक्ट करना पड़ता है, जिससे आप सेफ्टी मीट कर पाए, एनवायरमेंटल या इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट को मीट कर पाओ। इसके जो रेवेन्यू इम्पैक्ट होता है वो मिनिमल होता है, और मेन इनका फोकस क्या होता है, कॉस्ट इफेक्टिव आ पाए, और जिससे कॉस्ट की इफेक्टिवनेस आ पाए। ठीक है। उसके बाद एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स, एक्सपेंशन क्या हो गया, ग्रोइंग बाय एंटरिंग न्यू मार्केट और लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स। कॉम्प्लेक्स फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। एक्सपेंशन प्रोडक्ट्स क्या हो गया, आपको एक नया प्रोडक्ट लेके आना है, या आप नए सेगमेंट में जा रहे हो, या नए डाइवर्सिफाई कर रहे हो, तो वहां पर आपको एक्सपेंशन प्रोडक्ट्स लेना पड़ता है। तो इसलिए सबसे कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें आपको डिमांड्स को फोरकास्ट करना पड़ता है, रेवेन्यू को फोरकास्ट करना पड़ता है, कैश फ्लोज को फोरकास्ट करना पड़ता है। सो दिस इन्वॉल्व, आप फाइनेंशियल मॉडल बनाते हो, सो दैट्स द थिंग आप एक्सपेंशन प्रोडक्ट्स करते हो। अदर प्रोडक्ट्स में हो गया हाई अनसर्टेनिटी इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप्स, अनफेमिलियर इंडस्ट्री एक्विजिशंस। अदर प्रोजेक्ट्स में क्या हो गया, आपने किसी कंपनी को बाय कर लिया, या आपने एक नया स्टार्टअप खोला, अनफेमिलियर इंडस्ट्री के अंदर हमने एक्विजिशन कर ली, सो ये सब हाई अनसर्टेन, बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत बेकार भी हो सकता है। तो यहाँ पर हाई अनसर्टेनिटी रहेगा। एक्सटेंसिव सिनेरियो एनालिसिस, कोई भी सिनेरियो बन सकता है, सिनेरियो बहुत अच्छा भी हो सकता है, सिनेरियो बहुत बेकार भी हो सकता है, तो एक्सटेंसिव सिनेरियो एनालिसिस होता है, हाई अनसर्टेनिटी होती है। द कैपिटल एलोकेशन प्रोसेस क्या होता है, फोर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप गाइड द मैनेजमेंट ऑफ द कैपिटल प्रोजेक्ट्स। चार स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप है आइडिया जनरेशन, गैदर प्रोजेक्ट आइडियाज फ्रॉम एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट और एक्सटर्नल सोर्सेज। प्रोजेक्ट के आइडियाज कहाँ से मिल सकते हैं, पहले हमें आइडिया जनरेट करना पड़ेगा। फर्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो है कि आइडिया जनरेट हो, क्या प्रोजेक्ट यूज हो सकते हैं, कहाँ से प्रोजेक्ट आ सकता है, कैसे। वो प्रोजेक्ट के आइडियाज कहाँ से मिल सकते हैं, आपको एम्प्लॉय से मैनेजमेंट मिल सकते हैं, या कोई एक्सटर्नल सोर्स से मिल सकते हैं। तो उसके बाद हमें एनालाइज करना पड़ेगा प्रोजेक्ट के प्रपोजल को, फोरकास्ट द कैश फ्लो टू असेस द एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी। अब मान लो एग्जांपल, हमने आइडिया को जनरेट कर लिया, हमें पता है कि ये हमारा एक प्रोजेक्ट है। अब उसको हमें एनालाइज करना पड़ेगा बाय इवैल्यूएटिंग कि क्या आगे कैश फ्लो जाएँगे आज से 5 साल बाद। उस कैश फ्लोज़ को हमें एनालाइज़ करना पड़ेगा। उसके बाद क्रिएटिंग द फर्म वाइड कैपिटल बजट, प्रायोरिटाइजिंग द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन टाइमिंग, रिसोर्स एंड स्ट्रेटेजिक फिट। हमें प्रोजेक्ट्स को टाइमिंग करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा बेस्ड ऑन उसके क्या टाइमिंग है, क्या रिसोर्सेज़ है, क्या स्ट्रेटेजिक फिट कर रहा है वो। ऑन मॉनिटरिंग एंड पोस्ट ऑडिट, कंपेयर द एक्चुअल रिजल्ट टू प्रोजेक्शन, डिटेक्ट सिस्टमैटिक फोरकास्टिंग एरर एंड रिफाइन द फ्यूचर एनालिसिस। अगर हमें सब कुछ हो गया, उसके बाद कंपेयर तो करना पड़ेगा ना कि कितना हमारा फोरकास्ट है और कितना एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है। उसमें क्या-क्या एरर्स है, क्या कोई सिस्टमैटिक फोरकास्टिंग एरर्स हमने कर रखे थे या नहीं कर रखे थे? अगर कर रखे थे, उसको रिफाइन करेंगे, उसको वापसी ठीक करेंगे, जिससे हमारा फ्यूचर एनालिसिस सही हो पाए। तो दीज़ आर द 4 स्टेप। उसके बाद की प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन मेजर्स क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू, NPV. NP is the sum of present value of all the expected incremental cash flows discounted at the firm cost of capital adjusted for risk. जो भी आपके इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज है आज से 5 साल आने, अभी आप एक प्रोजेक्ट सोचा, उसको इवैल्यूएट किया, आपने देखा कि 5 साल बाद मेरे 1, 2, 3, 4 कैश फ्लोज आने वाले हैं। सो आपको उसको एनपीवी करना पड़ेगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू। आपको सबको प्रेजेंट वैल्यू करना पड़ेगा विद द डिस्काउंटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आप इक्विटी पे है, तो खाली आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी पे करोगे। आपके अगर डेट है, तो खाली आप कॉस्ट ऑफ डेट से प्रेजेंट वैल्यू करोगे। बट अगर आप दोनों पे है, सबको वैट से करना पड़ेगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसमें आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी होगा, कॉस्ट ऑफ डेट भी होगा। डिसीजन रूल क्या है, एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट विद पॉजिटिव एनपीवी, रिजेक्ट दोज विद नेगेटिव एनपीवी। एनपीवी क्या होगा कि आपने आज कितनी कॉस्ट लगाई है, कितना प्रॉफिट मिल रहा है। अगर उसको आप प्रेजेंट वैल्यू करोगे, नेट ऑफ करोगे, तो अगर पॉजिटिव आ रहा है, तो यू विल एक्सेप्ट दैट। ऑब्वियसली वो आपको प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, जितनी कॉस्ट है उसका ज्यादा आपको इनकम जनरेट हो रही है। सो डिसीजन रूल क्या होगा, पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट, नेगेटिव है तो डोंट एक्सेप्ट। मैं इसका आपको फॉर्मूला दिखाता हूँ। ये हमारी श्वेजर है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर, दिस इज कैपिटल स्ट्रक्चर, एनपीवी। सो कैश फ्लो जीरो, आपने क्या आज पे किया, ठीक है। CF1 कितना हर साल आपको आ रहा है, डिवाइडेड बाय होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। दिस वन आप करोगे क्या, जो इन्फिनिटी तक आ रहा है, तो आप ये जीरो पे हो गए इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आफ्टर टैक्स कैश फ्लो, रिक्वायर्ड रिटर्न। जो भी आपकी एनपीवी आएगा, अगर पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट, नेगेटिव है तो रिजेक्ट, ठीक है। उसके बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आर क्या होता है, आर इज अ डिस्काउंटेड दैट मेक्स द एनपी ऑफ द प्रोजेक्ट इक्वल्स टू जीरो। जो भी आपकी कैश फ्लोज आ रहे हैं, उस ये वो डिस्काउंट रेट है यहाँ पर आपका एनपीवी जीरो आता है। जैसे कि अभी हमने ये देखा, जैसे कि ये आया क्या है,
ये कैश फ्लो आपने पहले लगाया, फिर आपको ये जनरेट हुआ। सो ये क्या रेट होगा, दिस इज़ विल क्या रेट जो उसको हम प्रेज़ेंट वैल्यू करें तो ये आपका एनपीवी 0 है। तो आईआरआर इज़ दैट रेट जहाँ पर एनपीवी आपको 0 आता है। डिसीजन रूल क्या होता है कि जहाँ पर आईआरआर इज़ ग्रेटर देन हर्डल रेट। व्हाट इज़ हर्डल रेट? हर्डल इज़ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कितना रिक्वायर्ड है अपने शेयर होल्डर्स को, कितना रिक्वायर्ड है अपने डेट होल्डर्स को, अगर डेट भी है तो। सो अगर आईआरआर इज़ ग्रेटर देन हर्डल रेट तो डिसीजन रूल है तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। बट अगर आईआरआर कम है हर्डल रेट से तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे। ऑब्वियसली अगर मैं रिक्वायर्ड रेट है मेरा 10% और मुझे उस प्रोजेक्ट से मिल रहा है 12%, तो ऑब्वियसली आई विल एक्सेप्ट इट ना, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मेरा रिक्वायर्ड रेट से ज़्यादा रिटर्न मुझे मिल रहा है। बट वाइस वर्सा अगर मेरा हर्डल रेट जो रिक्वायर्ड रेट है उससे कम मिल रहा है, तो आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। उसके बाद एडवांटेज है शोज़ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हाउ मच द रिटर्न कैन फॉल बिफोर द प्रोजेक्ट बिकम्स अनइकोनॉमिक। ये आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी बताता है कि कितना रिटर्न फॉल हो सकता है बिफोर द प्रोजेक्ट बिकम अनइकोनॉमिक, बिकॉज़ हम 0 पे लेके आ रहे हैं। एनपीवी को 0 पे कर रहे हैं तो कम से कम इतना तो रिटर्न चाहिए, वरना वो 0 है। मतलब इतना कम से कम चाहिए, तो आयरा इज़ द मिनिमम रेट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी कह सकते हो कि इतना तो हमें चाहिए ही चाहिए। अगर तब वो उसके बाद वो अनइकोनॉमिक हो जाएगा वो प्रोजेक्ट, ठीक है? तो इसकी हमारे पास डिसएडवांटेज भी है, नीचे हमें गिवन है। सो डिसएडवांटेज ऑफ आईआरआर क्या है? अज़्यूम द प्रोजेक्ट कैश फ्लोज़ आर रीइन्वेस्टेड एट अ आईआरआर। आईआरआर का एक डिसएडवांटेज है कि जब भी इन्वेस्टमेंट कैपिटल रीइन्वेस्ट होता है, आज मेरा कैश फ्लो मिला, फिर मैं उसको रीइन्वेस्ट करूँगा, फिर मैं उसको रीइन्वेस्ट करूँगा हर साल। तो वो आईआरआर पे ही होना चाहिए, तब जाके वो आईआरआर बनता है। सो दिस इज़ द assumption। सेकंड, मल्टीपल साइन चेंज ऑफ प्रोजेक्ट में हैव अ मल्टीपल आईआरआर, डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट। आपके पास हर साइन चेन पे मान लो किसी दिन प्लस में आया, किसी दिन नेगेटिव में आया। आपका फर्स्ट ईयर में कैश फ्लो पॉजिटिव, सेकंड ईयर में कैश फ्लो नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। जैसे आपका आईआरआर डिफरेंट डिफरेंट आएगा तो डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट हो सकता है आपका। ठीक है? दीज़ आर द डिसएडवांटेज। उसके बाद है रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। इट मेजर्स द रिटर्न अर्न्ड ऑन टोटल कैपिटल। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल क्या होगा? कितना आपने रिटर्न अर्न किया, अगर आपने डेट भी लगवाया और आपने इक्विटी भी लगवाया है। इसका फॉर्मूला है नेट ऑपरेटिंग पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज बुक वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टेड कैपिटल। ठीक है? इसको अगर हम ब्रेकअप करें, तो इसका ब्रेकअप है नोपैट बाय सेल्स इनटू एवरेज इन्वेस्टेड कैपिटल। आपको ये फॉर्मूला भी यूज़ हो सकता है और ये फॉर्मूला भी यूज़ हो सकता है। आपको दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा इन द एग्जाम्पल्स या इन द क्वेश्चन्स। ठीक है? उसके बाद क्या, अगर ROIC is greater than investor required, then the firm adds value. ROIC relies on accounting data, applies to the firm as a whole, unlike NPV, IRR, which are project specific. सो बेसिकली ROIC क्या है? क्या रिटर्न हम कमा रहे हैं ऑन डेट एंड इक्विटी? अगर ये हमारा रिटर्न ज़्यादा है, जो हमारे रिक्वायर्ड रिटर्न रहता है, ऑब्वियसली वो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। और ये बताता है कि कितना ऐड वैल्यू किया, फर्म की वैल्यू ऐड हो रही है। अगर आरओआईसी ज़्यादा है रिक्वायर्ड रिटर्न से तो फर्म की वैल्यू ऐड हो रही है, ठीक है? ये आरओआईसी बन लिखता कैसे है? नोपैड इन्वेस्टेड कैपिटल, तो सारा डेटा अकाउंटिंग डेटा है। अकाउंटिंग डेटा में कोई भी दिक्कत आएगी, आरओआईसी रिलाई करता है अकाउंटिंग डेटा के ऊपर, बिकॉज़ ऊपर वाली फिगर जो न्यूमरेटर के अंदर है, जो डिनोमिनेटर के अंदर, दोनों फिगर्स के अंदर अकाउंटिंग डेटा यूज़ हो रहा है ऑब्वियसली, ठीक है? और ये अप्लाई कर रहा है एज़ अ फर्म एज़ अ होल, अनलाइक एनपीवी आईआरआर जो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है। जो हम एनपीवी निकालते हैं, आईआरआर निकालते हैं, वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है। हर प्रोजेक्ट का अलग-अलग होता है, बट आरओआईसी निकालते हैं वो फर्म एज़ अ होल होता है, बिकॉज़ इसमें डेट भी है, उसमें इक्विटी भी है। Principle for accurate capital allocation. Manager must apply three core principles when evaluating the project. ये सारे प्रिंसिपल्स है जो हमें इवैल्यूएशन के टाइम पे ध्यान रखने हैं। एक तो हमें लेना आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज़, ठीक है? उसके बाद हमें लेना है इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज़, जो एक्स्ट्रा जनरेट हो रहा है कैश फ्लोज़ हमें वो लेना है। उसके बाद हमें एक्सक्लूड करना है सम कॉस्ट, इग्नोरिंग द कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड दैट कैन नॉट बी रिकवर्ड। पास्ट रिसर्च फीस, वो सारी कॉस्ट जो पहले हो चुकी है उस कॉस्ट को हमें नहीं लेना, तो हमें एक्सक्लूड करना है सम कॉस्ट को। इंक्लूड द एक्सटर्नैलिटीज़, अकाउंट फॉर इफेक्ट ऑन अदर बिज़नेस यूनिट, कैपिटलाइज़ेशन और सिनर्जीज़। हमें एक्सटर्नैलिटीज़ को भी इंक्लूड करना है। अब नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव को बोलेंगे हम सिनर्जी, नेगेटिव बोलेंगे कैनिबलाइज़ेशन। कैनिबलाइज़ेशन का मैं एग्जांपल दे दूँ कि डाइट कोक आई, तो डाइट कोक ने जो नॉर्मल कोक है उसकी सेल्स को अफेक्ट किया, तो देयर इज़ कैनिबलाइज़ेशन। सिनर्जी क्या हो गया कि मेरा एक प्रोडक्ट है, मैंने दूसरा प्रोडक्ट चालू किया, तो दैट्स ऐड अप द वैल्यू ऑफ माय फर्म या माय कंपनी, तो उसको कहेंगे हम सिनर्जी। टाइमिंग मैटर, अर्ली कैश फ्लोज़ आर मोर वैल्यूएबल ड्यू टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जो हमारे अर्लियर कैश फ्लोज़ है, वो ज़्यादा मैटर करेंगे ना कि बाद वाले, क्योंकि बाद वाले में क्या होगा, टाइम वैल्यू बढ़ेगी, अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, तो टाइमिंग मैटर्स। सो दीज़ आर द थिंग हमें इवैल्यूएट करना है, वो प्रिंसिपल कौन है व्हाइल इवैल्यूएटिंग द प्रोजेक्ट्स। ईज़ी?
और उसके बाद कॉमन पिटफॉल्स एंड बायसेस क्या आएगा? कॉग्निटिव एरर्स एंड बिहेवियरल बायस। कॉग्निटिव पुअर पोस्ट स्कैनिंग और कॉम्पिटिटर रिएक्शंस। हमने कॉम्पिटिटर रिएक्शंस देख के हमारी फोरकास्ट को पुअर कर दिया कि वो क्या करेंगे, इससे हमने अपने एजम्पशंस लगा लिए एंड हमने उसको compete करने के लिए हमारे जो फोरकास्ट किया वो गलत किया। सो देयर इज अ कॉग्निटिव एरर एंड नेग्लेक्टिंग द कॉस्ट ऑफ इंटरनल फंड्स शुड बी ट्रीटेड लाइक द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हम इंटरनल फंड्स को लगा रहे हैं तो उसकी भी तो कॉस्ट होगी ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो राइट होती ही होती है। वो फंड्स को हम कहीं और भी यूज कर सकते हैं, बट हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। सो अगर हम उसकी कॉस्ट को निग्लेक्ट कर रहे हैं, दैट्स इज अ कॉग्निटिव एरर। उसके बाद बिहेवियरल बायस में 3 चीज़ होती है: पेट प्रोजेक्ट्स, इनर्टिया एंड ईपीएस या आरओई फोकस। बिहेवियरल बायस में क्या हो गया? पेट प्रोजेक्ट्स, ओवर ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन फॉर इनिशिएटिव कैंपेनियड बाय द सीनियर मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट ने आपको एक प्रोजेक्ट दिया, उसको ओवर ऑप्टिमिस्टिक कर दिया कि हाँ, वही प्रोजेक्ट बढ़िया है, क्योंकि उसको सीनियर मैनेजमेंट ने दिया है। सो दैट्स द बिहेवियरल बायस। इनर्शिया क्या हो गया? एंकरिंग द बजट टू द प्रायर या नंबर इंस्टेड ऑफ एक्सप्लोरिंग द न्यू अपॉर्चुनिटीज। हमने जो पिछले साल का बजट था उसी के नंबर्स को इस साल का ले लिया, जबकि अपॉर्चुनिटीज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। कहीं से सस्ता माल आ सकता है, कहीं से कुछ सस्ता हो सकता है, हमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है। वी आर नॉट इवैल्यूएटिंग, वी आर नॉट एक्सप्लोरिंग द न्यू अपॉर्चुनिटीज। हम पिछले बजट्स का ही प्रायर ईयर के नंबर्स को ही ले रहे हैं। दिस इज इनर्शिया। एंड ईपीएस और आरए फोकस रिजेक्टिंग लॉन्ग टर्म वैल्यू एडिंग प्रोजेक्ट बिकॉज दे माइट टेम्परेरी डिप्रेस द शॉर्ट टर्म अकाउंटिंग मैट्रिक्स टाइड टू कंपनसेशन। आप मैंने से कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म जो वैल्यू एडिंग प्रोजेक्ट्स था उसको इग्नोर कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म के अंदर जो कंपनसेशन जो उनकी टाइड अप है, जिससे प्रॉफिट टाइड अप है, वो अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में क्या पता, अब जैसे कि हम लॉन्ग टर्म हमने ले लिया, शॉर्ट टर्म में वो अफेक्ट कर रहा है, वो इतना अच्छा नहीं दिखा रहा, बट लॉन्ग टर्म में वो अच्छा कर सकता है। बट वो रिजेक्ट करेंगे क्योंकि उनको शॉर्ट टर्म में कंपनसेशन उनकी इफेक्ट हो जाएगी। कंपनसेशन कैसे इफेक्ट होती है? उनका बोनसेस टाइड अप होते हैं, जितना अच्छा प्रोजेक्ट करेगा उनको उतना बोनस मिलेगा, सो वो रिजेक्ट कर देते हैं। ईपीएस आरओई फोकस। उसके बाद रियल ऑप्शन है हमारे कैपिटल प्रोजेक्ट के अंदर। रियल ऑप्शन गिव्स अ फर्म फ्लेक्सिबिलिटी टू एक्ट आफ्टर अ प्रोजेक्ट स्टार्ट्स एनहांसिंग इट्स एनपीवी। ये सारे ऑप्शंस है जो फर्म ले सकती है आप जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए, फ्लेक्सिबिलिटी ले सकती है, जिससे हमारी एनपीवी बढ़ जाती है। इससे पहला है टाइमिंग ऑप्शन, डिले इन्वेस्टमेंट टू गैदर बेटर इन्फॉर्मेशन। आपने टाइमिंग थोड़ा-सा डिले किया इन्वेस्टमेंट के अंदर, इससे आपको ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल पाए और अच्छी इन्फॉर्मेशन है, द टाइमिंग ऑप्शन। अबंडन ऑप्शन है एग्जिटिंग द प्रोजेक्ट इफ लिक्विडिटी वैल्यू एक्सीड द कंट्रीब्यूटिंग वैल्यू। अगर आज लिक्विडेट करने से आपकी वैल्यू एक्सीड कर रही है, आगे कंटिन्यू करने से, तो उसको कहेंगे अमेंडेड ऑप्शन। एक्सपेंशन ऑफ इन्वेस्ट फर्दर इफ द इनिशियल प्रोजेक्ट सक्सीड। उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी ऑप्शन है एडजस्ट ऑपरेशन, एग्जांपल प्राइस सेटिंग या प्रोडक्शन मेथड या ओवर टाइम टू रिस्पॉन्ड टू द मार्केट चेंजेस। हमें अपने ऑपरेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि कोई प्राइस बढ़ गया तो अपन को प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा टू मीट द डिमांड, या ओवर टाइम करना पड़ेगा टू रिस्पॉन्ड द मार्केट चेंजेस। सो दैट्स द एंड। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी चैप्टर है। ये अगर आपने ये नोट्स कर लिए, दैट्स इनफ। पूरा हो जाएगा आपका ये चैप्टर भी। इनफैक्ट पूरा कैपिटल जो कॉर्पोरेट इश्यूज था मैंने ऐसे ही करवाया। आप बहुत ये नोट्स को जो भी मैंने अपलोड कर रहा हूँ गूगल ड्राइव पे, आप उसको प्रिंट आउट ले सकते हैं एंड उसको आप यूज कर सकते हैं डे बिफोर योर एग्जाम। बहुत समराइज वे में है, आपको वापसी रेफर करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। फटाफट आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है, रिमाइंड में लेके आना है। मेरी वीडियो आप 1.5 पे भी चला के देख सकते हैं, दैट्स इट। आपको कॉर्पोरेट इश्यूज विल बी फिनिश्ड। सो ये मेहनत की है हमने, और यही पर्पस था 10 सीएफए बडी का, कि हम शॉर्ट से शॉर्ट जो कर पाए फटाफट, क्योंकि लॉन्ग हमारा सिलेबस बहुत ज्यादा है, बहुत वास्ट है एंड इट कैन नॉट बी रिवाइज इन वन डे। ये डिफिकल्टी मैंने फेस किया है, आई गेस बहुत सारे बच्चे फेस करेंगे ये डिफिकल्टीज एट द टाइम जब वो एग्जाम दे रहे होंगे। सो आप फटाफट इसको यूज कर सकते हैं एंड योर विल ओवर। ठीक है। बाकी इसके जो एग्जांपल्स होंगे, ब्लू बॉक्स होंगे, मैं अब वीडियोस उसकी लाने वाला हूँ। तो आप उस वीडियोस को इनके साथ ला के यू कैन कवर योर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एज वेल। सो दिस इज एंड फ्रॉम माय साइड। कोई भी दिक्कत होगी, नंबर मेरा है ही आपके पास, या कमेंट बॉक्स है, यू कैन पिंग मी अप।